नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर हैट्रिक लगाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटी है और उसके लिए पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है और उसके साथ ही पार्टी मोदी की गारंटी का भी जोर शोर से प्रचार कर रही है। बीजेपी ने इस बार खुद के लिए 370 सीटें और अपने गठबंधन एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य तय किया है। हालांकि अब तक जो सर्वे आए हैं उनमें एनडीए को 370 के आसपास ही दिखाया गया है। इस मिशन के लिए बिहार में नीतीश कुमार तो यूपी में पिछली परफॉर्मेंस को रिपीट के लिए आरएलडी से गठबंधन किया गया, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में भी पार्टी ने एक एक सीट जीतने के लिए बिसात बिछाई है। बीजेपी को इतनी बड़ी जीत हासिल करने के लिए इस बार उन राज्यों पर ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा जहां से पिछली बार पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। और शायद यही वजह है कि बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद दक्षिण भारत के उन राज्यों से है जहां पार्टी अब तक बहुत कमजोर मानी जाती रही है। दक्षिण भारत के राज्यों में पिछले चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस की बात करें तो पार्टी को कर्नाटक में 28 में से 25 और तेलंगाना में 17 में से 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। उत्तर भारत में बीजेपी भले ही मजबूत है, लेकिन दक्षिण के दुर्ग को भेदना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर बीजेपी को 400 पार के लक्ष्य को हासिल करना है तो उसे दक्षिण के 130 सीटों में से कम 50 से ज्यादा सीटें लानी होंगी। पहले चरण का मतदान बीजेपी के लिए खास है। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। अगर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर लेती है तो 400 पार का रास्ता साफ हो सकता है। दक्षिण के द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई है, वहीं तेलंगाना में भी बीजेपी अपने लिए जगह बना रही है। ऐसे में अब बीजेपी की नजर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश पर है। अब तक के चुनावी इतिहास में सिर्फ राजीव गांधी को 1984 में 400 से ज्यादा सीटों वाला बहुमत मिला था। तब यह भी माना गया था कि इंदिरा गांधी की हत्या से सहानुभूति की लहर का फायदा मिला है। अब यदि भाजपा ऐसा करिश्मा कर देती है तो ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन बीजेपी ये उपलब्धि कैसे हासिल करेगी, ये बड़ा सवाल है। इसके पीछे उसकी आखिर मंशा क्या रहेगी? क्या कुछ जनता के सामने प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? किस भरोसे के साथ जनता के सामने उतरेगी? किस रणनीति के साथ जनता के सामने उतरेगी? और किस तरह से दक्षिण के किले को भेदने के लिए अपनी रणनीति को तैयार कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये देखना होगा कि जिस तरह का नारा लगातार अब की बार 400 पार मोदी सरकार लगाया जा रहा है, इसे हासिल करने के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आखिर तैयारी कितनी मजबूत है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से, किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने 400 पार का जो लक्ष्य रख रही है उसे भेद पाती है। और ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि अगर उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो क्या उत्तर भर से भारतीय जनता पार्टी का काम चल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में भी उतना ही मजबूत होने की जरूरत है जितना कि वो उत्तर भारत में मजबूत है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी कहीं ना कहीं 400 पार के लक्ष्य में बाधा खड़ा कर सकती है, रोड़ा अटका सकती है। तो इसीलिए अब ये जानने की जरूरत है कि आखिर इस उपलब्धि को भारतीय जनता पार्टी कैसे हासिल करती है। बड़ा सवाल है, कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। राकेश पोद्दार, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है राकेश पोद्दार जी आपका। राजीव तारनाच, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मोहम्मद एहतेशामुल हक, नेता टीएमसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सभी का
बहुत स्वागत करती हूँ मेरे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी के साथ करूंगी। राकेश पोद्दार जी, अब की बार 400 पार का नारा हर एक कोने से आपने लगाया है। आप और भाजपा पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इसके पीछे की वजह आखिर क्या रही कि भाजपा अपने सहयोगियों के साथ इस लक्ष्य को सामने रख रही है? अब सवाल इस बात को लेकर भी हो रहा है कि ये आपका आत्मविश्वास है या फिर ये अति आत्मविश्वास में बदल गया है? देखिए वक्ता जी, 400 का जो लक्ष्य रखा है, जिसमें हम लोगों ने काम किया है, चाहे 2014 से 19 में 2019 में जो वादे हम लोगों ने जनता से किए थे, 235 वादे हम लोगों ने 225 वादे को पूरा किया लगभग, यानी 95% वादे को हम लोगों ने पूरा किया। और जिसमें हमने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा था 2019 में, इस बार भी हम लोग विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने कहे थे कि 4 जातियां हैं इस देश के अंदर, और 4 जातियां जो महिलाएं के लिए भी हम लोगों ने काम किया। आपने देखा भी होगा, हम लोगों ने काम किया, चाहे वो योजना घर बनाने का हो, शौचालय बनाने का हो, चाहे लाभार्थी दीदी बनाने का हो, चाहे उनको उनके घर में गैस सिलेंडर देने का काम हो, चाहे उनकी स्वास्थ्य की चिंता क्या हो, चाहे युवाओं की बात करते, युवाओं के लिए भी हम लोगों ने रोजगार 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का काम किया। चाहे 370 का मुद्दा हो, देश के अंदर 70 सालों से नहीं हो पा रहा था, 60 सालों से नहीं हो पा रहा था, उस मुद्दे को हम लोगों ने खत्म किया। चाहे राम मंदिर का मुद्दा था, हमारा घोषणा पत्र में 1990 से लगातार हम लोग रखे थे, हमारा लक्ष्य था, उसको भी हम लोगों ने खत्म करने का काम किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही किया। ये काम तो राकेश पोद्दार जी खत्म हो गए। ये सारे काम जितने आपने गिनाए ये जनता के सामने आ गए, ये खत्म हो गए। इनका जो आपको क्रेडिट मिलना था वो भी मिल चुका है, अब ये पूरा हो चुका है। अब इसमें कहीं भी कोई काम अधूरा नहीं रह गया है। अब आगे जनता किन किन चीजों पर वोट करे? आगे की क्या रणनीति है? आगे आपने 10 सालों के काम को तो गिना दिया, लेकिन अब जनता को आप क्या बताना चाहते हैं? आगे अब आप ऐसा क्या करके दिखाएंगे, या जनता का क्या कुछ फायदा होगा जो एक बार फिर से आपको वोट दे दे? आपने तो कर लिए ना सारे काम जितने गिनाए। जी वक्ता जी, मैंने कहा कि कर दिया। अब हमारे नया संकल्प पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय जेपी नड्डा जी ने निकाला है, और संकल्प पत्र में आपने देखा कि 2 करोड़ लाभार्थी दीदी को बनाना है, और हमारी जो योजनाएं, नई योजनाएं हैं, चाहे बिजली फ्री देने की योजना है, चाहे सौर ऊर्जा की तरह हो, जैसे सौर ऊर्जा देके हम बिजली भी फ्री देंगे। उसके बाद किसानों के एमएसपी पे जो काम हम लोगों ने 10% किया, उसको 100% करने का वादा पूरा करेंगे। युवाओं की रोजगार की बात आत्मनिर्भर करेंगे। सारे बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने संकल्प पत्र के द्वारा जनता के चुने हुए मुद्दे को लेके आए हैं। और जनता समझ में आया कि बेरोजगारी भी है, रोजगार भी देना है, 2 करोड़ नौकरियों की बात आप लगातार कर रहे थे, अभी तक आपको समझ में क्यों नहीं आया कि 10 साल में इस पर हमें कोई कार्य करना चाहिए था? अब आपने ऐसा क्या रोड मैप बना लिया है जो आपको लगता है कि 400 पार करके जनता आपको कुर्सी पर बिठा देगी? जनता तो त्रस्त नजर आ रही है, महंगाई हो, डीजल हो, सब में आग लग रही है। नहीं, महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई आप देखिए, आपने फिर पुरानी बातों को उछाला है, तो मैं बता देता हूं। पुरानी बातें नहीं है सर, इन्हीं बातों को लेकर तो विपक्ष आपके सामने खड़ा हुआ है कि इस बार उखाड़ फेंकेंगे। देखिए वक्ता जी, लोकतंत्र है, उनका अधिकार है, लेकिन मैं बता देता हूं कि 2014 में महंगाई दर 11.5 था जब इनकी सरकार गई थी। हम लोगों ने आज महंगाई दर 4.8 पे लाया, और नीति आयोग का रिपोर्ट है कि हम लोगों ने काम किया, और रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों ने, आंकड़े के अनुसार हम लोगों ने काम किया। पुरानी महंगाई दर को गिना देते हैं, फिर जनता क्यों हाय हाय कर रही है कि हाय इतनी महंगाई? क्या करे वो, कैसे इस दर का क्या करे जनता? इस दर से क्या हासिल होने वाला है? एक बात बताइए आप। आम जनता जो दूध, दही और तमाम छोटी छोटी चीजों के लिए ये कह रही है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बजट से ये सारी चीजें बाहर हो गई हैं, क्यों आपको बिठाए कुर्सी पर? देखिए वक्ता जी, आपने महंगाई की बात किया, हमसे सुन लीजिए। अगर महंगाई इस देश के अंदर किसी जनता को दिखता होता तो हमको 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी। ऐसी बात नहीं है, जनता जानती है, पहचानती है कि कौन हमारे लिए काम कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं।
उसके बाद हमने कहा देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम हम लोगों ने किया। अब हमारा है लक्ष्य है कि अब तृतीय अर्थव्यवस्था बनाई देश को। और रहा उस बात का, महंगाई की बात आप कर रहे हैं, चाहे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आज 17 राज्यों में हमारी सरकार चल रही है। अगर हम लोगों ने काम नहीं किया होता 2019 के बाद भी, तो जनता हमें नकार देती, जनता हमें बाहर फेंक देती। लेकिन हम लोगों ने काम किया, जनता के विश्वास पे कहीं ना कहीं हम लोग खरे उतरे। और हमारा संकल्प पत्र, मैं जनता से बार बार अपील आपके चैनल से और वक्ता जी करना चाहता हूं कि हमारा संकल्प पत्र पढ़े। लेकिन दूसरी तरफ वक्ता जी आप देखिए, उन लोगों का भी घोषणा पत्र आया। बिहार के लालू प्रसाद यादव जी अपना घोषणा पत्र ला रहे हैं, ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र ला रहे हैं, अखिलेश जी अपना ला रहे हैं। चुनाव लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव नहीं है। हम लोगों ने एनडीए गठबंधन ने एक संकल्प पत्र लाया, सबको घोषणा पत्र लाने का अधिकार है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, आऊंगी, वापस आऊंगी आपके पास। राकेश जी, मैंने वक्त दे दिया आपको। अब मैं पूछना चाहूंगी संजीव जी, देखिए इन्होंने ये साफ कह दिया कि हमने तमाम कार्य किए हैं, तमाम घोषणा पत्र में जो चीजें थी हमने उनको पूरा किया है, आगे आने वाले वक्त में हम रोजगार और महंगाई पर भी काम करेंगे। कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश की गई है कि विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है मोदी सरकार ने, जनता उसके साथ जाना चाहती है। तो आपको क्यों लग रहा है कि 400 पार का लक्ष्य गलत है? वक्ता जी, ये सवाल मेरे लिए था। जी सर। वक्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बताइए। हाँ जी वक्ता जी, मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे और उन्होंने बात कही कि हमने 35 वादे देश के साथ किए थे और जिसमें से 25 वादे हमने पूरे किए। तो 25 वादों में से अगर ये 5 वादे भी मुझे गिना दे, मैं इनकी बातों का विश्वास करने की कोशिश करूंगा। खैर, फिर इन्होंने कहा कि हमने 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए भारतीय युवाओं के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा राम मंदिर का क्रेडिट भी इन्होंने ही लेने की कोशिश करी, पर जबकि पूरे भारतवर्ष को पता है कि राम मंदिर जो बना वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ बना। उसके बाद इन्होंने बात करी कुछ आंकड़ों की। तो कुछ, अगर आंकड़ों की ही बात है तो कुछ आंकड़ों के साथ ही बात कर लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट 2014 से लेकर के 2024 तक 5.5% रह गया, जो कि 2014 से पहले 7.5% हुआ करता था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर, जो कि 6.5% हो गई है। और इन्हीं का राज्य है जिसमें इनकी सरकार है हरियाणा, वहां पे 37% युवा जो है वो बेरोजगार है, 37%। इन्हीं की CMI की ही रिपोर्ट है जो ये बताती है कि हरियाणा के अंदर युवा जो है वो सबसे ज्यादा बेरोजगार है, 37% युवा बेरोजगार। उसके बाद बात करते हैं डेट टू GDP रेशो की, जो कि यूपीए सरकार के समय, जब यूपीए की 10 साल की सरकार थी, उस टाइम 52% हुआ था, वो आज बढ़कर के 58% हो गया। तो ये जो बातें करते हैं कि हमने देश का विकास किया, देश में हमने ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी, देश को हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके लेकर के आ गए, तो भाई साहब देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, अगर आप इतना नारा देते हैं कि आपने देश को परेशानी और दिक्कत अगर है तो आपको गरीबों को अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। अगर इस देश के अंदर अगर अभी भी बहुत सारे लोगों को अनाज देने की जरूरत पड़ती है, तो ये जो आप दावा करते हैं कि आप भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है, तो ये सिर्फ कागजों पे बनाया है। इसकी धरातल पे जो इसकी सच्चाई है वो बिल्कुल संजीव जी, ये चीजें जनता को क्यों नजर नहीं आ रही हैं? या तो आप जनता पर अपना भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, या फिर जनता तक इन कमियों को गिनवा नहीं पा रहे हैं और ठीक से उन तक ये चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं। बार बार जनता भरोसा करके क्यों बिठा देती है? और जिन राज्यों में आपकी सरकार थी वहां से भी आपको अलविदा कह दिया, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। देखिए वक्ता जी, इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबसे लंबी सरकार है। इससे पहले भी इस देश के अंदर बहुत लंबे लंबे समय तक सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। सर अभी की बात करिए ना, 2014 से लेकर के। वक्ता जी, मैं अपनी पूरी बात अभी की बात करिए सर। हाँ, मैं अभी नहीं, मैं आपको एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आईना देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जनता क्यों नहीं देख रही है? मुझे दिखाने से कुछ नहीं होगा। ये आईना जनता को देखना चाहिए, वो क्यों नहीं देख पा रही है? देखिए, जनता भी देख रही है और आने वाले समय आप देखेंगे, जब 4 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो हमारे देश की जनता है वो सिरे से नकार देगी और इस बार भारतीय जनता विपक्ष में बैठने का काम करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है, हक साहब, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, हक साहब, आपको क्या लग रहा है? लगातार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, जिस तरह का प्रोजेक्ट उसने किया है जनता के सामने, कहीं ना कहीं जनता उस पर भरोसा भी कर रही है कि हाँ, अब की बार 400 पार आएगी सरकार और हम लाएंगे।
लेकिन विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन इतना कमजोर कैसे पड़ता जा रहा है कि ये 400 पार का लक्ष्य पूरा भी कर लिया जाए और जनता को आईना दिखाने का जो काम है वो विपक्षी दल कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए वक्ता जी, आपने बहुत अच्छे सवाल किए कि आपकी बात 400 के पार जो पार्टी या जो भी दल जो जनता के प्रति काम करते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम 400 करेंगे कि कितना करेंगे। उनको जनता हो सकता है 500 तक का आंकड़ा पास कर सकता है, समझे ना। तो ये खोखला, इनको डर है, सताने लग रही मोदी जी जो हर जगह बोल रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 के पार और मोदी की गारंटी जो शब्द इन्होंने प्रयोग कर रहे हैं, हर जितने भी आपके समझ लिए जितने भी इनका ये हो रहा है, तो हमारे कहने का मतलब है ये जुमला है। मैं सिर्फ जुमला कहूंगा। हमारे मित्र राकेश पोद्दार जी ने कहा कि मैंने 95% विकास के नाम पर हमने काम किया है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, हमारे विकास पोद्दार जी को राकेश पोद्दार जी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए, उनको कहूंगा कि आपकी पार्टी ने 2014 से पहले कहा था भारत के लोगों को कि हमें एक बार मौका दीजिए। 2014 से पहले 15 लाख रुपया हर एक भारतीय के अकाउंट में आएगा और 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार जो है हर नौजवान को देंगे। तो सारा कार्यकाल में 20 करोड़ नौजवान को हम रोजगार देंगे और जो पेट्रोल और डीजल और किरासन ऑयल जो है हम लोग 70 रुपए में खरीद रहे हैं उसको आधा कर देंगे। तो हमारे राकेश पोद्दार जी, शायद अगर आपकी दिमाग की संतुलन अगर सही है तो आप याद दिलाइए, नहीं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप ही की पार्टी ने कहा था कि मैं विकास जो है विकास करूंगा। तो लेकिन ये 15 लाख भी नहीं आया, 10 करोड़ के जगह में 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरियां भी नहीं मिली और काले धन भी नहीं आए। राकेश पोद्दार जी, देखिए 400 पार का लक्ष्य आप कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। जनता को भी कहीं ना कहीं समझ में आता है कि 400 पार करेगी तो कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत बढ़िया काम किए होंगे। लेकिन सवाल इस बात को ही लेकर बना हुआ है कि ये जो उपलब्धि आप चाहते हैं 400 पार की, ये कैसे आपको मिल पाएगी? क्योंकि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पिछली बार भी आपका खाता नहीं खोला था और इस बार भी दक्षिणों से अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बार आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, तो इसके पीछे की वजह क्या है? साथ ही साथ अगर बात पश्चिम बंगाल की और कर्नाटक की करें तो ये जगह भी आपके लिए चुनौती वाले बने हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर यहाँ पर जरा सा भी डामाडोल आपकी व्यवस्था हुई तो आपके 400 पार के लक्ष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा? नहीं वक्ता जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 25 करोड़ वोट मिले थे और हम लोगों ने जो काम किए, विकास किए, आज आंकड़े के हिसाब से 30 करोड़ लोगों को हम लोगों ने लाभार्थी बनाया है। यानी 5 करोड़ लोगों को मैंने ज्यादा लाभार्थी बनाने का काम किया, यानी वोट से ज्यादा। यानी 30 करोड़ तो जो लोगों ने लाभार्थी हैं वो तो मुझे वोट देंगे ही देंगे। उसकी बात भाई साहब 15 लाख की बात कर रहे थे, मैं 15 लाख में भाई साहब को बता देना चाहता हूँ कि 5 लाख रुपया स्वास्थ्य के लिए हम लोग आज जनता को दे रहे हैं। अपनी स्वास्थ्य की चिंता, उनकी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए 55 करोड़ इनके लाभार्थी है। 6,000 रुपया हम किसान को सीधा उनके खाते में लगातार। ठीक है सर, जिसको जो मिल रहा है वो सब जानते हैं। अगर जिसको मिल रहा है जनता आएगी, आपको वोट करेगी। आप ये बताइए कि आप दक्षिण को साधे बिना कैसे 400 पार जाएंगे? वक्त कम है, जल्दी से फटाफट बताइए। देखिए, दक्षिण हो चाहे उत्तर भारत हो, हम लोग कभी बांटने वाला बात नहीं किया। लेकिन बटा हुआ दिख रहा है ना सर? 100 देखिए, मैं बटा हुआ दिख रहा है, बटा हुआ कांग्रेस के लोगों को दिख रहा है, उन लोगों को बटा हुआ उन लोगों को दिख रहा है। कांग्रेस वाले कहते दयानिधि मारन या करुणानिधि मारन जैसे लोग कहते कि दक्षिण भारत उत्तर भारत को बदलना चाहिए, हम लोग नहीं कहते। हमारे लिए 140 करोड़ जनता देश का सर्वोपरि है, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ना हम ना दक्षिण देख रहे हैं ना उत्तर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अखंड भारत देख रहे हैं। अखंड भारत के लिए हम काम कर रहे हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम दक्षिण तक। की जनता आपको प्रधानमंत्री के तौर पर मतलब क्यों नहीं देख रही है सत्ता में? क्यों आपको नहीं आने दे रही है बार बार? न तमिलनाडु में आने दे रही है, न केरल में आने दे रही है, न आंध्र प्रदेश में आने दे रही है। क्यों नहीं आने दे रही है? क्या ऐसी खास वजह है जो जनता को समझ में नहीं आ रही है दक्षिण की? देखिए वक्ता जी, मैंने कहा आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी तमिलनाडु में देश के प्रधानमंत्री कितनी बार दौरा किए। हमारे लिए पूरा देश हमारे लिए एक है, अखंड भारत हमारे लिए एक है। जैसे कश्मीर है, उसी तरह अगर
अरुणाचल प्रदेश है, चाहे मेघालय है, चाहे त्रिपुरा है, कोई भी, सारे हमारे लिए एक बराबर है, सारे हमारे लिए एक साथ काम करना चाहते हैं, चाहे हमें वोट मिले ना मिले। हम लोगों ने जल्दी से बताइए राकेश पोद्दार जी, आप मजबूत हैं दक्षिण में, लग रहा है आपको जनता वोट करेगी? जरूर करेगी। ठीक है अगर हमारा संजीव जी, उनके घर तक गया तो क्यों ऐसा लगता है कि दक्षिण में कमजोर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और इस बार दक्षिण की जनता नहीं चाहेगी कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सीट पर बिठाया जाए? लग रहा है आपको ये 400 का लक्ष्य पाने में कहीं ना कहीं दक्षिण का अहम रोल रहने वाला है? देखिए इसमें ना तो कोई दक्षिण की बात, हर एक व्यक्ति जो कि वोट देने का अधिकार रखता है उसका एक एक वोट मायने रखता है। मैं बताना चाहूंगा कि 2019 के अंदर अगर आप देखें, बीजेपी का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के अंदर तो खाता तक नहीं खुला था। सिर्फ और सिर्फ जो इनके पास 25 सीटें आई थी कर्नाटका से और उसके बाद 1-2 राज्यों से आई थी, मतलब 129 सीटों में से सिर्फ 29 सीटें बीजेपी के पास थी और उससे पहले और भी कम थी। तो अगर ये पहली बात तो ये जो पार का जो ये नारा है, ये मेरे को एक जुमला दिखता है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि टीवी पर ऐड चला करते थे 2014 के अंदर, 15 के अंदर की अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जिस समय 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और इनकी जो नेत्री हैं स्मृति ईरानी, वो रोड पर बैठ जाया करती थी सिलेंडर बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। और आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया और उसकी तरफ से एक बार भी एक शब्द नहीं निकला कि महंगाई हो गई है। जिस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें 70 रुपए हुआ करती थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता रोड पर उठा करते थे और कहा करते थे कि बहुत ज्यादा महंगाई है। और आज 100 रुपए के करीब पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहुंच गई। और आपको लगता है इन वजहों से नहीं मिलेगा वोट भारतीय जनता पार्टी को? नहीं मिलेगा? देखिए मैं आश्वस्त, मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। हक साहब, जो आपका वक्त शुरू होता है, जल्दी से बताइए सर, क्यों लग रहा है आपको कि आप ये काफी चुनौती भरा रहने वाला है 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल चुनौती से भरा होगा। इन्होंने न गरीब का, न किसान का, न मजदूर का, न बेटी का, इनके बड़े बड़े जुमले, इनके बड़े बड़े बोल, इस तरह से लोगों को समझ लिए गुमराह किए, भारत के 140 करोड़ लोगों को। ये जो है समझ लिए एक बार आदमी गलती कर दिया, 2 बार गलती कर दिया, तीसरी बार गलती करने वाला नहीं है। अभी हमारे मित्र जो जिस हिसाब से बोल रहे हैं राकेश पोद्दार जी, कि हमारे यहाँ समझ लिए कि बहुत 140 करोड़ देश के हमारी जनता है, तो आज देखिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 मुफ्त राशन मिल रहा है। तो देश ये बेकारी के कगार में पहुंच रहा है, ना कि देश जो है सर्वप्रतिष्ठित हो रहा है, टॉप में आ रहा है। ये सिर्फ जुमलाबाज सरकार है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को ठगने का काम कर रही है। इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, जिस की जो समझ लिए 3 से 4 हजार एक्सपेंस था घर का, उसका समझ लिए 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। लोग एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये जुमले की सरकार है। मैं आपको साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, ये जुमले वाली सरकार है। इनके कभी भी सुरक्षा व्यवस्था भी तो एक कारण है। क्या ऐसा नहीं हो सकता सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले? क्योंकि तमाम राज्यों की हालत बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, मैंने आपको कहा ना, ये किन्हीं का नहीं है। ये आप 2019 साल देखिए, पुलवामा का आपको याद होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया है। देखने का कुछ है और करने का कुछ है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भारत के जो नागरिक है उन्हें सब समझ में आ गया है कि हमें किसी भी कीमत पर ऐसे पार्टी का साथ नहीं देंगे। देखिए, काम करने वाले को बोलने का क्या 400 हो सकता, 543 या 543 मिल जाएगा आपको। लेकिन कहीं न कहीं देखिए, एक बार और मैं बोलना चाहता हूँ, कहीं न कहीं ये जो 400 का जो इन्होंने स्लोगन लगा रहे हैं कि अब की बार 400 का पार है, कि हम इसलिए नहीं आ पाएंगे। जो हमारे बंगाल में 2021 में इन्होंने कहा था कि आपकी बार 200 के पार, लेकिन जनता 77 पर अटका दिया यहाँ की भोली वाली जनता। तो हमारे भारत के जनता जो है और पैर में हाथ में लग गया है, अब नाक में लगाने नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी का। 10 सेकंड में राकेश पोद्दार जी। देखिए, हम लोगों ने काम किया और हमारे भाई साहब जो बोल रहे हैं, अब चुनाव का समय है। चुनाव के समय में अपने वादे को लेकर आइए। हम लोगों ने अपना रोड मैप जनता के बीच में रख दिया, अपना संकल्प पत्र रख दिया। और जनता ने कल जो चुनाव हुआ था 19 अप्रैल का, उसमें हमें जनता का बड़ा आशीर्वाद मिला। मुझे पता 108 में मुझे कितना मिल रहा है। मुझे मेरे आंकड़े, मेरे जो बैठे हुए हैं
वार में, ठीक वो है, सारे ने बता चलिए ये दिया। तो और वक्त हमें चिंता बताएगा, करने की ये बात 4 नहीं, जून तय के पास करेगा रहेगा। कि किसके जुमलों पर जनता ने विश्वास किया है, किनकी योजनाओं पर विश्वास किया है। लेकिन 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण से 50 से ज्यादा सीटें जीतने की जरूरत है, तभी इस लक्ष्य को कहीं ना कहीं पूरा किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती फिलहाल बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।